वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं क्लास 12th की इंग्लिश की सभी पोएम्स की वन शॉट रिवीजन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया है, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश की एटलीस्ट 5 रिवीजन मैं आपकी करवा दूंगा एग्जाम से पहले और आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए इंग्लिश की तो टेंशन छोड़ ही दो। अब उसी रिवीजन की कड़ी में ये हमारी पहली रिवीजन क्लास है। इससे पहले मैं आपको वन शॉट फ्लैमिंगो की भी दे चुका हूं, वन शॉट विस्टास की भी दे चुका हूं। वो जरूर देखते हुए चलना और सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करते चलो, लेकिन साथ में ये रिवीजन क्लासेस देखते हुए जाना ताकि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आइए आज शुरू करते हैं। सभी पोएम्स को अच्छे से देखेंगे, एंजॉय करेंगे, इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि औरों को भी पढ़ा पाए कि पोएम्स का असली मतलब क्या है। आइए शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में लिखिए आर यू रेडी और नॉट, यस लिख के मुझे अपनी हरी झंडी दे दो और मैं शुरू करता हूं आपकी पोएम्स। दोस्तों, जो आपकी पोएम है ना, माय मदर एट 66, इसके बारे में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। ये पोएम है ही नहीं, ये इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि एक तरह का सिर्फ पैराग्राफ है जो तुम्हें समझना है। जो इसका मीनिंग निकल रहा है ना, लिटरल मीनिंग, वही इसका असली मीनिंग भी है। मतलब इसमें कुछ का कुछ नहीं बताया गया है। बहुत ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आओ देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं ड्राइव करके कोचिन के लिए जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से निकली कोचिन जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर ड्राइव कर रही थी, तो मैंने अपने बराबर में, बिसाइड मी मतलब मेरे बराबर में, मैंने अपनी मां को देखा। मां क्या कर रही थी? डोज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। भाई मैंने देखा मेरी मां कैसी हुई है, पीली भटक हुई है, बिल्कुल मुर्दा जैसे उसकी शक्ल है मेरी माता का। उनका मुंह खुला हुआ है, वो ऊँग रही हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी नजर आ रही हैं। अपनी मां की शक्ल की है, मां की कंपैरिजन किससे की गई है? कॉर्प्स से, एक लाश से की गई है। वो इस तरह की होनी है जैसे कोई मुर्दा हो। ऐसा कौन कह रहा है? किसको रियलाइजेशन हो रहा है? द पोएट कमला दास रियलाइजिंग दैट व्हाइल गोइंग टू एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते फिर क्या होता है? Looked but soon put that thought away। मैंने वो थॉट जो था अपना दूर फेंका, मैंने उससे अपना दिमाग हटाया। डर होता है ना, जब डर लग रहा होता है ना, तो हम डर के मारे क्या करते हैं? कुछ और सोचने लगते हैं। ऐसे ही राइटर ने किया। And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। मैंने क्या किया? मैंने बाहर नजर मारी जहां पे पेड़ जो थे, पेड़ ऐसे ऐसे जा रहे थे। वो पेड़ नहीं है यहां, वो पेड़ों को किसकी तरह बताया गया है? वो पेड़ जो ट्रीज थे वो टाइम को दिखा रहे थे, मेमोरीज को दिखा रहे थे। ठीक है, याद रखना है कि राइटर को क्या फील हुआ, ये जो पेड़ है ये क्या है? समय बीत रहा है, मेरी मां बूढ़ी हो गई है, देखो। और फिर क्या देखा? मैरी मतलब होता है खुश। वो खुश हुए बच्चे, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। यानी अब बच्चे बड़े हो गए थे, मेरी मां बूढ़ी हो गई थी। दोनों का क्या है? कंट्रास्ट दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। जब जैसे सिक्योरिटी चेक हुआ ना एयरपोर्ट में, जब जाते हैं ऐसे पूरी चेकिंग करी और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने क्या देखा? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। मैंने फिर अपनी मां की तरफ देखा। हिम्मत नहीं हो रही थी मां की तरफ देखने की कि मां इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन दोबारा से मां को देखा। जब हम दूर जा रहे होते एक बार एक आखिरी नजर देखते हैं ना, बिल्कुल वही हुआ। एक आखिरी बार फिर से मां को देखा। मां कैसी है? बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, कमजोर है, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि सर्दियों में चांद होता है ना, बिल्कुल धुंधला पीला जर्द हुआ होता है, क्योंकि वो भी ढलने के कगार पे होता है। मां भी ऐसी हुई है, बिल्कुल कमजोर है, वो चमक नहीं रही है, वो फीकी पड़ गई है, पीली पड़ी हुई है। इसकी मां की ऐसी हालत हुई है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। और मुझे पुराना वही डर याद आया। हर बच्चे ने अपने बचपन में एक डर जरूर महसूस किया होता है कि क्या होगा जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे। ये डर राइटर को दोबारा अपना फेमिलियर, मतलब जिससे उसकी जान पहचान थी, वही दर्द उसको दोबारा याद आया कि ये तो बचपन में मुझे डर लगता था कि मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वही मुझे दोबारा वही चाइल्डहुड फियर मेरा सामने आया, वही बचपन का डर मेरे सामने आ गया। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। लेकिन राइटर कहती कि मैंने कुछ नहीं कहा अपनी माँ को। अगर वो कुछ कहती तो शायद माँ और दुख में हो जाती कि मेरी बेटी जाते हुए रो रही है, परेशान है। वो खामोश खड़ी रही, बस यूं कहा दोबारा मिलूंगी मम्मा, फिर मुलाकात होगी मम्मा, जल्दी आऊंगी। अब मुस्कुराती रही अपनी माँ को देखते हुए। बहुत ही इमोशनल पोएम है, रियलिस्टिक पोएम है, गूज बम्प्स देने वाली पोएम है।
जिसने भी अपने मम्मी पापा से प्यार किया है, इनफैक्ट सभी करते हैं, वो हर कोई इस पोएम को फील कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें मेन क्रक्स क्या है इसका, कि राइटर का फियर है। वो पेल मून से क्यों उसको कंपेयर किया गया है, विंटर के मून से माँ को, क्योंकि वो भी जैसे मून होता है ना जो ढल जाता है, सर्दियों का मून कैसा होता है, एकदम पेल कलर का होता है, जर्द कलर का होता है, इसी तरह से माँ की भी हालत है, माँ वीक हो चुकी है। ये सारी बात आपको याद रखनी है, इसमें सच कुछ याद रखने का नहीं है। सिर्फ अपने घर में अगर आपकी कोई दादी हो बूढ़ी, उनको सोच लेना उनकी क्या हालत है, और उनको खोने का डर सोच लेना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो दोस्तों, मेनली इस पोएम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पता क्या बनते हैं, वो बनते हैं कि बताओ जो इसमें पोइटेस है उसकी जो टोन है वो कौन सी है, टोन कैसी है। तो टोन कैसी है, सॉरोफुल है, या जिसे बोल सकते हैं इमोशनल है, या मेलनकॉलिक आप इसकी टोन को कह सकते हैं, या ये उदासी से भरी हुई टोन है। एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ उनकी जो विंटर्स मून है, जो मदर थी, उनकी कंपैरिजन उससे क्यों की गई है, क्योंकि जो विंटर का मून होता है वो भी क्या होता है, पेल होता है, वेन होता है। जो मदर थी वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई थी, फ्रेजाइल हो गई थी, उनका फेस पेल था, दैट्स व्हाई उनकी यहां कंपैरिजन की गई है। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ जो मदर थी, मदर से वो स्माइल क्यों कर रही थी, मदर के सामने अपना दुख क्यों नहीं उन्होंने जताया जो पोएट थी। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, बिकॉज She did not want to upset her mother. वो अपनी मदर को क्या नहीं करना चाहती थी, अपसेट नहीं करना चाहती थी। That's why she could smile only. वो सिर्फ हंस सकी, या फिर she smiled only, वो सिर्फ हंसी। ये आप ये आंसर इसका कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरह के और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे इसमें ना जो चिल्ड्रंस है, मैरिड चिल्ड्रन क्यों दिखाए हैं, यहां पे कंपैरिजन क्यों की है, क्योंकि वो क्या थी, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई है, क्योंकि मदर क्या है, ओल्ड है, अब फ्रेजाइल हो गई, वीक हो गई है। वहीं जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन किसको शो करते हैं, जवानी को, यंग डेज को, इसको शो करते हैं, न्यू लाइफ को शो करते हैं। तो ये इसलिए यहां पे इन दोनों की कंपैरिजन की गई है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस ना, जो हमारा जो लाइव रिवीजन होगा ना, उसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। कैसे उनके आंसर लिखने ना, लिख के ही बताऊंगा, ताकि तुम भी लिख सको। और अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, अभी के लिए आपको मेरे दोस्त ये करना है कि जो आपके सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक है ना, उनको सॉल्व करो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ना इनके सबके आंसर आते होंगे। अब एक चीज और रह गई थी इसमें, कि मेटाफर कौन सा यूज हुआ है। मेटाफर भाई बार बार अ लेट नाइट मून यूज हुआ है, जो कि एक मेटाफर है, जो किसको दिखा रहा है, मदर को दिखा रहा है। एलिट्रेशन भाई, जिसमें भी बार बार डाडा की आवाजें, पापा की आवाजें, वो सब एलिट्रेशन हो जाते हैं। पोएटिक डिवाइस की पहले वीडियो दे रखी है, एक और बना दूंगा, आराम से देख लेना, यहां टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। हमारी नेक्स्ट पोएम है कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि खामोश रखना, सबको चुप रखना। अब उससे क्या होगा वो देखते हैं। वही पोएम लिखी है पेब्लो नेरूडा, और वो कौन सी थी, वो किसकी थी, मम्मी नाम बताना, मम्मी किसकी मम्मी थी, आवाज नहीं आई, अभी किसकी मम्मी की बात हुई थी, हाँ जरा बताओ, जरा कमेंट में बताना किसकी मम्मी की बात हुई थी, 66 साल की किसकी मदर थी वो। हाँ जी, कीपिंग क्वाइट है पेब्लो नेरूडा, नाम ही बड़ा प्यारा सा है, पेब्लो नेरूडा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पहले इसका क्रक्स देख लेते हैं शॉर्ट में। रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ। स्टिलनेस का मतलब होता है ठहराव, खामोशी। कि जो ठहराव है या खामोशी है, उसका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, ये इसमें बताया गया। कीपिंग क्वाइट विल ब्रिंग अस द पीस ऑफ द माइंड। भाई खामोशी रहते तो दिमाग में क्या होगा, पीस होगा, शांति होगी, सुकून होगा। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है इंट्रो यानी खुद का, स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करना, यानी खुद के बारे में झांकना, अपने गिरेबान में झांकना, अपने अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर। इससे क्या फायदा होता है, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और अंडरस्टैंड कर पाते हो अपने आप को अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से। नो हार्म डन बाय एनीवन। अब क्या होगा, अगर जब सारे में खामोशी हो जाए, पूरी दुनिया में खामोशी हो जाए, तो क्या होगा कि कहीं कोई नुकसान नहीं होगा किसी के भी द्वारा, कोई वॉर नहीं होगी, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ट्रक से डेथ नहीं होगी, वेल नहीं मरेगी। तो मेनली यही इसके अंदर पूरा बताया गया कि अगर पूरी दुनिया में स्टिलनेस आ जाए, खामोशी आ जाए, कोई बात ही ना करे, अगर हम खामोशी रख लें, हर तरह की खामोशी रख लें, सब शांत हो जाए कुछ वक्त के लिए, तो कैसी दुनिया बनेगी। तो उसके फायदे सारे यहां पे बता दिए गए। मोटा मोटा समझ में आया। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। आओ छोटा छोटा देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत आसान है, आइए। हाँ जी, ये रहा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब
ये कह रहा है कि हम ना 12 तक गिनते हैं। पोइट क्या कह रहा है कि 12 तक गिनते हैं, 12 तक गिनने तक सब लोग शांत रहेंगे, वी विल ऑल कीप स्टिल, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब ये 12 का मतलब यहां क्या है समझोगे? 12 का मतलब 12 महीने भी हो सकता है, 12 का मतलब 12 घंटे भी हो सकता है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि हम अप टू 12 तक हम काउंट करेंगे और तब तक सब चुप रहेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं होगी। यानी दुनिया में जो लड़ाइयां होती हैं, क्या तुम्हारी लैंग्वेज अलग मेरी लैंग्वेज अलग, ये वाला टेंशन ही खत्म करते हैं। अब हम किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक लैंग्वेज में बात करेंगे। वो क्या होगी? क्वाइटनेस की होगी, खामोशी की लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और अब हम एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं ना, हम अपना हाथ नहीं हिलाते, यानी कोई एक्टिविटी नहीं करते। लेट्स स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज फॉर 12। ठीक है, आ जाओ। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ना कोई इंजन चलेगा, यानी जितनी भी इंजन या फैक्ट्रीज या व्हीकल जितने भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब भी रुक जाएगा। कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़, कोई शोर शराबा किसी तरह का नहीं होगा। और हम एक अजीब सी, एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस, एक अजनबियतपन में हम मौजूद हो जाएंगे, एक अलग तरह के सुकून में, शांति में हम चले जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुडंट हार्म whales and the man gathering salt wouldn't look at his hurt hands। और जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो वेल जो मछली है उसको मार रहे हैं, वो नहीं मारेंगे, मछलियों का शिकार नहीं करेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो नमक का काम करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ पूरे कट जाते हैं और वो भी अपने हाथों को नहीं देखेंगे, यानी उनको भी सुकून मिल जाएगा, उनके हाथ भी नहीं कटेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors। एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ जी, those who prepare green wars, wars with gases, wars with fire, victories with no survivors would put on clean clothes। और जो लोग जो लड़ाइयां लड़ते हैं, जंगें लड़ते हैं, या फिर इनको दूसरी तरह से भी समझाया गया है कि वो लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, खराब गैस पोल्यूशन करते हैं ना, फैक्ट्री लगाते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं या कंट्रीज हैं, वो लोग जो काम करते हैं, वो सब ना सब खत्म हो जाएगा, किसी तरह की वॉर नहीं होगी, किसी तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। और विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, ये उस विक्ट्री की बात कर रहे हैं कि जब दो देशों के बीच जंग होती है, उसमें कौन सर्वाइव करता है? कोई नहीं, सब मर चुके होते हैं, कोई नहीं जीतता है। ठीक है, तो उस वॉर को भी रोकने की बात पैब्लो नेरूडा साहब कर रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, सब लोग एक फ्रेशनेस के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ, ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है, ये सब भाई तो हैं, अपने भाइयों के साथ एक छत के नीचे बैठेंगे शांति से और कुछ वक्त गुजारेंगे। What I want shouldn't be confused with total inactivity। मैं यहां पे पोइट कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कुछ मत करो, खाली बैठ जाओ। उसका कहने का मतलब ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पोएम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ इज what it is about, I want no truck with death। राइटर कह रहा है मैं ना ये नहीं चाहता कि सब लाइफलेस हो जाएं, कि सब मर जाएं। मैं शांति चाहता हूं ताकि आप अपने अंदर झांक के देख सकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, वॉर्स ना हो, लोग ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, वेल्स को मार रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, वो सब रुक जाए। तो राइटर ये चाहता है, वो टोटल इनएक्टिविटी या डेथ नहीं चाहता है। आगे क्या कह रहा है? इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम सिर्फ एक तरह से ना सोचते हुए अपनी जिंदगी ना गुजार रहे होते तो हम क्या कर सकते थे? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। या राइटर कहना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना सिर्फ एक तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं जहां हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, कंपटीशन के अंदर हैं, हम किसी की जान ले रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक ह्यूज साइलेंस एक बार अडॉप्ट कर लें। हम क्या करें, हम ना शांति से बैठ के सोचें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, जो हमने अचीव किया है उसको खुश हो, उसे एंजॉय करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हमारे अंदर जो सैडनेस आ गई है, डिजेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है, हम बहुत डिप्रेशन में आए हुए हैं, वो हमारा खत्म हो सकता है। हमारी सैडनेस की जो क्योर है वो किसके अंदर है? ह्यूज साइलेंस के अंदर है। वंस यू गेट क्वाइट, यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ साइलेंस अराउंड यू, यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ प्लेजर अराउंड यू, कि क्या आपने अचीव किया है, क्या प्लेजर आपको मिल रहा है, वो आप फील कर सकते हो वंस यू गेट साइलेंट। ओके, और क्या कह रहे हैं? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ।
हम क्या कर सकते हैं, हम ना खुद को समझ ही नहीं पाते, हम अपने आप को बता ही नहीं पाते कि हम असल में खुद से चाहते हैं, हम बस मौत से डरते रहते हैं, खुद को डराते रहते हैं कि हम मर जाएंगे या हम किसी को मार देंगे, इसलिए हम दूसरे की जान के भी दुश्मन बने रहते हैं। हमारे दिमाग में बस ये चलता रहता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब आप 12 सेकंड तक गिरना, 12 तक गिरना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यहाँ से बड़े खूबसूरत तरीके से पोएट ने अपने अलविदा ली है। तो दोस्तों बड़ी प्यारी सी पोयम है। इसमें जो बार बार जो क्वेश्चन बनता है ना, मोटा मोटा इसका समझ में क्या आ रहा है तुम्हें कि राइटर क्या करना चाहता है, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है, राइटर खुद को अंडरस्टैंड करने को कहता है, राइटर वॉर नहीं चाहता, राइटर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक दुनिया चाहता है, राइटर जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। राइटर को वॉर बिल्कुल नहीं पसंद, राइटर को डेथ नहीं पसंद, राइटर लाइफलेस होने को नहीं कहता है। राइटर किसको प्रमोट कर रहा है, राइटर हार्मनी को, राइटर पीस को प्रमोट कर रहा है, लव को प्रमोट कर रहा है, यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीजें कौन प्रमोट कर रहा है, राइटर। राइटर एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां सब लोग शांति से बैठे, वॉर ना करें, आप किसी भी बेस पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना हो। ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ना इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइटर क्या डेथ चाहता है, चाहता पूरी दुनिया सब मर जाए, तो आप क्या कहोगे, नहीं भाई, नहीं भाई, ए भाई, ए भाई, राइटर डेथ नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंड करने को कहता है। दोस्तों कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उसका आपको आंसर सोचना है। तो अपने माइंड में पता है क्या रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इस चैप्टर में ना कुल मिला के आपका आंसर यहीं आके अटक जाएगा कि हमें क्या करने को कह रहा है पोइट। हमें पोइट कह रहा है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अंडरस्टैंड करें, खुद को अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स करें, हम वेपन्स को यूज ना करें, उनसे दूरी बनाएं, हम वॉर्स को रोकें, हम जितने भी लोग की जो मारते हैं एक दूसरे को किल कर रहे हैं उसको रोकें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हम क्या करें, इंडोर्स करें, प्रमोट करें, हम यूनिटी लाएं अपने अंदर, हम डिफरेंसेस को, डिस्प्यूट्स को खत्म करें, हमारे अंदर जो सैडनेस है उसको खत्म करें, डिप्रेशन को खत्म करें, और जो हमारे पास हासिल हुआ है उसको अचीव किया हुआ है उसको एंजॉय करें। ये वर्ड्स आपके हमेशा रहने हैं, इसका कोई भी आंसर आ जाए। अब आपको क्या करना है, आपको जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करो, उसके आंसर ट्राई करने की कोशिश करना कि क्या है, इसके आंसर क्या हो सकते हैं। ऐसे उसका सीबीक्यू है वो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में वो देखो, उसके आंसर अब आपको सबको आते होंगे, और नहीं भी आते होंगे तो उनका सजेस्टेड आंसर अब देख लेना। तो आपको जो इक्का दुक्का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है भी जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी वो भी सॉल्व हो जाएगा। और रुको ना, अभी लाइव रिवीजन क्लासेस में मैं भी तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको लिखना बताऊंगा, सोचना बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल के लिए हमारी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। शाहरुख खान की बात होने वाली है। हाँ जी भाई, शाहरुख खान क्यों कह रहा हूं मैं भाई, ये पोइट्री के शाहरुख खान है, हमारे जॉन कीट्स जो रोमांटिक पोइट थे, हाँ बिल्कुल वही शाहरुख खान वाले पोइट थे। अब जैसे ब्यूटी हम सुनते हैं ना, ब्यूटी सोचते ही सुंदरता, हमें ना हमारे दिमाग में ना, क्योंकि ये वर्ड भी अपने आप में एक फेमिनिन वर्ड है ब्यूटी, सोचते एक सुंदर लड़की आती है, बस सच्चाई है कि नहीं, ईमानदारी की बात है, देखो मजाक से हट के। लेकिन ब्यूटी का मतलब सिर्फ लड़की नहीं होता, ब्यूटी का मतलब भाई, ब्यूटी का मतलब और भी बहुत सारी चीजें, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यही नहीं कि सिर्फ हमने ब्यूटी को एसोसिएट कर रखा है एक सुंदर लड़की से या सुंदर लड़के से भी समझ लो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता, ब्यूटी का मतलब कुछ और भी होता है। पोएट ने हमें यहां यह समझाने की कोशिश करी है कि तुम हमेशा, पूरा बॉलीवुड उठा के देख लो ना तुम, जितने गाने बने ना वो औरत की सुंदरता पे बने, इतना अजीब सा माहौल है ना। फिर पता है ऑब्जेक्टिफाई सबसे ज्यादा अगर किसी औरत को या लड़की को किया है ना, वो बॉलीवुड ने तो किया है। सारे गाने आंखों से लेके बातों तक और बालों तक, कहता नहीं क्या क्या गाने सारे हुए बना रखे हैं कि तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है रस की बरसातें और बातों में है तेरी है, और फूलों सा चेहरा तेरा, तुझे देखे तो दुल्हन भी हैरान है। नहीं क्या क्या बना रखे हैं। सारे लड़कियों पे ऑब्जेक्टिफाई किसने किया है, बॉलीवुड ने किया। लोगों ने खूब कान बजा बजा के गाने वो बजाए और सुने भी हैं, सबने सुने, और बाद में फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। अरे हमने खुद किया है, हम यहां पे आके खुद खड़े हुए हैं जहां हमने लड़की को ऑब्जेक्टिफाई किया। उसकी आंखें ऐसी, नाक ऐसी, अच्छा जिसकी आंखें अच्छी नहीं वो ये कि गोरी हो कलैया, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ी, अच्छा जिसकी कलाई गोरी नहीं है काली कलाई है, फिर मजा आया, वो क्या हरी चूड़ी ना पहन। मतलब देखो ना, हमने खुद डिस्क्रिमिनेट किया। एनीवे लेट्स बैक टू द टॉपिक। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स ने बहुत प्यारा काम किया। इन्होंने बताया भाई ब्यूटी का मतलब सिर्फ सुंदरता वो नहीं है जो आप सोचते हो,
ये सिर्फ एक शरीर की सुंदरता नहीं है, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें। क्या क्या है वो सुंदर चीजें, वो देख लेते हैं। उसमें क्या क्या है? क्वाइट बावर, ए पीसफुल स्लीप, अ रेथ ऑफ फ्लावर्स, द सन, द मून एंड द ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रिल, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। तो उन्होंने बताया है कि वो जो झरने हैं वो भी एक खूबसूरत सी वो भी एक खूबसूरती है, वो भी ब्यूटी है। और वो जो अपने देश के लिए जान दे दी जिन लोगों ने, जो ग्रेट लीडर थे, वो भी खूबसूरती है, वो भी ब्यूटी है। जो सोल्जर्स शहीद हो गए वो भी खूबसूरती है। और वो जो पेड़ पौधे हैं वो भी खूबसूरती है। और वो जो एक छोटा सा गार्डन है ना, वो भी खूबसूरती है। और ये जो फूलों की मालाएं हैं, ये सारी चीजें, मतलब एक खूबसूरत नींद आप ले रहे होते हो, वो भी एक तरह की खूबसूरती। ये सारी चीजें किसने बताई? हमारे जॉन कीट्स ने हमें बताई कि ब्यूटी असल में क्या होती है। आइए अब इसके स्टैंजा वाइज इसको समझते हैं। जॉन कीट्स साहब कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो ब्यूटी की चीज है ना, ये हमेशा का जॉय है, यानी ये कभी खत्म नहीं होती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो खूबसूरती और बढ़ती रहती है। असली तो ब्यूटी यही होती है। और क्या कह रहे हैं? बट विल कीप इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बरकरार रहती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब होता है एक छोटा सा गार्डन की जगह को आप बोल सकते हो। और फिर क्या बोल रहे हैं? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक ऐसी नींद जो बहुत खूबसूरत सपनों से भरी हुई होती है। हेल्थ, क्वाइट ब्रीथिंग, और एक प्यारी सी आप सांस ले रहे होते, सुकून की सांस ले रहे होते। यानी ब्यूटी तो एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि आप किसी गार्डन में चले जाओ, पेड़ की छांव के नीचे, वहां बैठे हुए आप आनंद ले रहे होते हो। असली ब्यूटी तो वो है, उसमें छुपी हुई है। इस तरह की होती है ब्यूटी, तो खत्म न होने वाली चीज नहीं है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब होता है टुमारो, यानी हर दूसरे दिन, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम रोजाना क्या करते हैं? मटेरियलिस्टिक चीजों से ना अपना दिल लगा के जोड़ के चलते हैं। एक तरह की ना माला बना लेते हैं कि भाई यही हमारी जिंदगी जीने का मकसद है। उसके लिए हम सारे गलत धंधे करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज। और हम क्या करते हैं कि जो नोबल नेचर की कमी है, बुरे लोग हैं इस दुनिया में, बुरे काम कर रहे हैं, उन सबको भी हम फेस कर रहे होते हैं, निराशा को भी हम देख रहे होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। ओवर डार्केंड वेज का मतलब क्या? गलत धंधे, गलत तरीके, गलत रास्ते, जो गुनाह के रास्ते हैं, पाप के रास्ते हैं, किसी को मारना, पीटना, धोखाधड़ी करना, करप्शन, ये सारी चीजें हैं। हम उन चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को भी देखते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है एक तरह का कपड़ा, एक तरह का कपड़ा ही समझ लो आप। अब क्या होता है? ब्यूटी क्या काम करती है कि जो हम सब इस चीज में घिरे हुए होते हैं, इतनी निराशा के अंदर, इतनी नेगेटिविटी के अंदर होते हैं, ब्यूटी काम क्या करती है कि इस निराशा का पर्दा, कपड़ा हमारे ऊपर से हटाती है और हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है, हमें इंस्पायर करती है कि हम जिंदा रह सकें। यह काम होता है ब्यूटी का। तो यहां पोएट ने नेगेटिविटी बताई और उसके बाद क्या काम है ब्यूटी का, रोल क्या हमारी लाइफ में, वो समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे अब पोएट क्या बताएगा? पोएट बताएगा ब्यूटीफुल चीजें, कि कौन कौन सी चीजें ब्यूटीफुल हैं। ट्रीज, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल के फूल है वो, ट्रीज, मून। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताओ कौन सी चीजें पोएट ने ब्यूटीफुल बताई है? तो बता दो। ट्रीज, ओल्ड ट्रीज एंड यंग जो भी है, डैफोडिल्स को उसने बताया है, मून को, सन को उसने ब्यूटीफुल बताया है, लड़की को नहीं बताया है। वो जो तुम्हारे बॉलीवुड के सिंगर लोग, जो राइटर हैं, लिख के जा रहे हैं कि आंखें तेरी इतनी हंसी कि तुझे देखूं तो बस देखता ही रहूं, तेरी आंखों में डूब जाऊं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस टाइप की जो चीजें जो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को बताती हैं, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को ग्लोरीफाई करती है, वो यहां राइटर नहीं बता रहा है। पूरी पोएम के अंदर किसी लड़की या किसी लड़के का भी नाम नहीं लिया है, यहां और चीजें बताई हैं। आज जो नेचुरल ब्यूटीफुल चीजें, उनके बारे में जिक्र हो रहा है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, जो छोटी छोटी जो झरने बह रहे हैं, छोटी छोटी जो नदी नालियां हैं, वो राइटर को, जो स्ट्रीम है, उनको राइटर ने क्या बताया कि वो ब्यूटीफुल चीजें हैं। That for the helps of cooling covert make against the hot season। जो गर्म मौसम में जो आपकी छोटी छोटी जो वो नदियां होती हैं, छोटी छोटी जो नहरें होती हैं, वो खूबसूरत है। वो जो धाराएं बह रही हैं, वो खूबसूरत चीज है, वो ब्यूटीफुल चीजें हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ब्रेक यहाँ पर फॉरेस्ट जो होता है ना, जो पेड़ों का झुंड होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक। तो वो ब्यूटीफुल राइटर को लग रहा है। रिच विद स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क्रूप्स की जो ब्लूम्स है, जो रोज होते हैं ना, उनकी खुशबू जो है, वो है ब्यूटीफुल चीज। उनका जो गुच्छा है वो खूबसूरत है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और वो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं,
जो यहां से दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जो हमने कहानियां सुनी वो कहानियां ब्यूटीफुल है, वो टेल ब्यूटीफुल है। जो सोल्जर्स के बारे में, जो लीडर्स है जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर कर दी हैं बड़े अच्छे अच्छे कामों के लिए, दुनिया के लिए, वो ब्यूटीफुल चीजें हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven spring। और वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि हेवन से जो ब्रिंक जो आ रहा है, कोई झरना बह रहा है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये इस तरह की ब्यूटीफुल चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, जो मर जाता है वो अमर हो जाता है और उसका जो टेल है वो कभी खत्म नहीं होता। महात्मा गांधी जी को, नेल्सन मंडेला जी को, भीमराव अंबेडकर जी को, या आपके सबसे बड़े तो भगत सिंह हो गए जो शहीद हुए थे, इनको हमेशा दुनिया याद रखती है। ये ऐसा है जैसे स्वर्ग से कोई झरना बह रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इनकी बातें, इनकी ये खूबसूरती कभी खत्म नहीं हो सकती है, ये अमर है। तो दोस्तों, राइटर ने पूरी पोएम में सिर्फ यही बताया है कि ब्यूटीफुल चीजें क्या हैं, क्या असल ब्यूटी है, कैसे ब्यूटीफुल या ब्यूटी हमें, जो हमारी नेगेटिविटी हमारे अराउंड, उससे हमें दूर रहने में मदद करती है। दोस्तों, कुछ लाइंस हैं जो इस पोएम से रिलेटेड आपको याद रखनी है। वो क्या है देखते हैं कि ब्यूटी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। कि ब्यूटी का कांस्टेंट, जो हमेशा चलने वाला जॉय है, मजा है और सोर्स है। नेवर फेड्स, कभी फेड नहीं होता, धुंधला नहीं पड़ता। कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता रहता है। हमें पीस देता है, प्लेजेंट शेल्टर देता है, हमें एक सहारा देता है, शरण देता है। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम डिसअपॉइंटमेंट से, जो कि जो नोबल क्रिएचर्स की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, हम उससे सफर करते हैं। लैकिंग गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स, थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस। जो कर्टेन पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है अंधकार का, उससे हमें निकालती है कौन? थिंग ऑफ ब्यूटी। सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, मस्क, रोज, फ्लावर्स, ये सब क्या है? ये सब ब्यूटीफुल चीज है, ये याद रखना है। स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एंसेस्टर्स, वो क्या है? वो हमारे लिए मोर्टल ड्रिंक है। और जो ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ अर्थ जो है, वो डिवाइन है, ऑरिजिन है, डिवाइन ऑरिजिन है और इमोर्टल है। ये हमें याद रखना है, बस हमें इतना याद रख लेना। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ब्यूटी हमें कैसे हेल्प करती है, जो इमोरल चीजें हैं या जो ओवर डार्केंड वेज हैं, उन चीजों से टैकल करने में ब्यूटी का क्या रोल होता है? तो आप बता नहीं सकते हो कि वो एक पाल की, एक कर्टेन की तरह काम करती है, कि कर्टेन हटा देती है, उस चीज का कर्टेन हटा देती है, इनफैक्ट उसको रिमूव करने का काम करती है। क्या? जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, ये हम बता सकते हैं उसके अंदर। ऐसे पूछेगा कि इमोर्टल ड्रिंक क्या है? इमोर्टल ड्रिंक क्या है? जो नेचुरल, जो डिवाइन चीज है, जो ब्यूटीफुल चीज है, वो इमोर्टल ड्रिंक है। जो हमारे एंसेस्टर्स के टेल हैं, सोल्जर्स के, जो मार्टर्ड सोल्जर्स हैं, उनके जो टेल्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के टेल्स हैं, वो क्या है? ब्यूटीफुल चीजें हैं और हमें हेल्प करते हैं लाइफ में जीने के लिए। तो इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा, आंसर इसी में से कहीं से बनेगा, बस इतना याद रखना। आप घूम फिर के ना इसी में डूबोगे आके, आप देखोगे अरे यही से तो निकालना था आंसर। तो इसको अपने माइंड में घुमा लेना और अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके खुद करवाऊंगा हमारे जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसके अंदर। तो इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है? मेटाफर कौन कौन से यूज हुए हैं? बावर है, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारे मेटाफर यूज हुए हैं हमारे इसमें। एलिट्रेशन, एक ही साउंड की बार बार आवाज, क्या यूज हुई है? सम, सच और स्प्राउटिंग, ये सारे सासा की आवाज आई ना। ऐसे ही शेड, शेप, और दूसरा क्या था? शेडी शेप, और एक शीप था, ये शाशा की आवाज आई। तो ये हमारे एलिट्रेशन हुए। और क्या है इसके अंदर? इमेजरी हमारी क्या है? ये सारी हमारी इमेजरी यूज हुई है। ऑलमोस्ट सब कुछ तो इमेजरी में ही था हमारा, इमेजरी ही हमारी सबसे ज्यादा यूज हुई थी इसके अंदर। इन्वर्जन, रेपिटेशन आप देख ही सकते हैं। ऑक्सीमोरन हमारा माइटी डेड था, जो हमारा एक इसमें ऑक्सीमोरन था। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा बता रहा हूं। और राइम स्कीम आप देख लेना, AABB CCDD इसकी राइम स्कीम थी। बाकी ये सारी चीजें और डिटेल में हम अगेन आयल से हम लाइव सेशन में भी करेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करना। अभी एक ना मोटा आइडिया लेते रहो, थोड़ा छोटा आइडिया लेते रहो, क्वेश्चन सॉल्यूशन और उनके आंसर्स ना अटेम्प्ट करके देखते रहो। कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा और रिवीजन करेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो वाली रिवीजन होगी जिसमें कॉन्फिडेंस वहां होगा। अब नेक्स्ट पोएम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आपने एड्रियन रिच की पोएम क्लास 10th में भी पढ़ी थी, द ट्रीज, और क्लास 12th में भी इन्हीं की है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर आपको याद आ रही हो मैंने जब आपको पढ़ाई थी द ट्रीज, तो मैंने कहा था कि एक फेमिनिस्ट पोइट है, ये औरतों की बातें करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, जो विमेन के मुद्दे हैं उनको उठाती है हमारी एड्रियन रिच। वही इनकी पोएम है आंट जेनिफर। आंट मतलब कोई आंटी है, जेनिफर आंटी है, उनके टाइगर। अब उन्होंने टाइगर पाले तो नहीं थे, तो क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। आओ चलो बता देता हूं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा तुम्हें ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा सुन के कि क्या खूबसूरत लाइन लिखी है। आंट जेनिफर के जो टाइगर है, वो प्रांस मतलब होता है छलकूद करना। अक्रॉस ए स्क्रीन, एक स्क्रीन है उसके ऊपर छलकूद कर रहे हैं। कौन? आंट जेनिफर के टाइगर। यानी ये टाइगर असली नहीं है, तो फिर क्या है? ब्राइट टोपाज डेनिजन, डेनिजन मतलब होते हैं कहीं के निवासी, रहने वाले। और टोपाज क्या होता है? पीले कलर का एक तरह का, समझ लो मोती समझ लो, पत्थर समझ लो, तुम ये समझ लो, ठीक है। तो पीला कलर दिखाने के लिए टोपाज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टाइगर का कलर पीला होता है। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन,
और ग्रीन मतलब फॉरेस्ट के रहने वाले हैं जो हमारे टाइगर, जो आंट जेनिफर के टाइगर है, टोपाज यानी पीले कलर के हैं। अब आंट जेनिफर टाइगर, आंटी कर क्या नहीं, आंट जेनिफर ये क्या कर रही हैं, ये ना एक ना कोई कपड़ा है, आप जिसे कर्टेन समझ सकते हो, एक पर्दा समझ सकते हो, एक कपड़ा समझते हो, जिसके ऊपर क्या बना रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी किसकी कर रही हैं, एक शेर की, टाइगर की कर रही हैं, और इस शेर बना रही हैं आंट जेनिफर क्या, शेर की कढ़ाई कर रही हैं अपने हाथ से। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। और वो जो टाइगर्स है ना, डर नहीं रहे, वो पेड़ के पीछे नहीं छुप रहे हैं किसी आदमी के डर से। अब तंज मारा है, टॉन्ट मारा है आंटी ने, आंट जेनिफर ने। तो आंट जेनिफर के टाइगर डर नहीं रहे किसी आदमी से, यानी आंट जेनिफर आदमी से डरती हैं। और वो तो बिल्कुल अपना बहुत ही बहादुरी से अपना घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम पेस में दौड़ रहे हैं। आंट जेनिफर फिंगर्स fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull। आंट जेनिफर के टाइगर, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे, मान लो ये नीडल है, तो ऐसे 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 जो ऊन है, उनको ऐसे ऐसे करते हुए ना उनके हाथ भी फड़फड़ा रहे हैं, और वो बस लगी हुई हैं, और वो करने में लगी हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। वो जो भारी बोझ है ना उनकी उंगली में, उस रिंग का, वो जो रिंग होती है कौन से में पहनी जाती है, इसमें या इसमें पहनी जाती है। भाई मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि कौन सी जो वेडिंग रिंग होती है कौन से में पहनी जाती है, बता दो मेरे को। मेरे ख्याल इसमें पहनी जाती है ना, तीसरी में, दूसरी में थोड़ी होती है। ठीक है, तो जो भी है, जो वेडिंग रिंग उन्होंने पहन रखी है ना अपने हाथ में, वो उनको बोझ लग रही है। वो इतना बोझ लग रही है कि उनका हाथ उससे ना पूरा वो कांप रहा है, बोझ में परेशान है वो। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। When aunt is dead, her terrified hands will lie। जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो ऐसे छूट जाएंगे। Still ringed with ordeals, she was mustered by। लेकिन वो जो उनके हाथ में जो अंगूठी है ना, जो रिंग है ना, वो तब भी वहीं रहेगी, और वो रिंग दिखाएगी उन ऑर्डियल्स को, उन कष्टों को जो उन्होंने सहा था। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लेकिन जो उनकी सोच थी, वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, जो आजादी की जो उनकी ख्वाहिश थी, वो डिजायर्स थे, वो तब भी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। यानी आंटी मर जाएंगी, आंटी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी सोच कभी नहीं मरेगी। जो उनके जज्बात थे, जो उनके ख्वाहिशात थे, उनके डिजायर्स थे, वो मरेंगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पोएम में जो बार बार क्वेश्चन आता है वो रिंग का आता है, कि वो जो बर्डन है ना, मैरिज की जो रिंग है, वेडिंग रिंग है, वो एक बर्डन है। क्यों? क्योंकि वो बर्डन है, क्योंकि आंटी को जो अंकल है ना वो दबाते हुए आए हैं, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के हैं। ये बात कहां की हो रही है? पेट्रियार्कल, जहां मर्दों को ऊंचा बताया जाता है। और ये क्या, ये बेचारी एक लेडी हैं जिनके ऊपर डोमिनेंस है उनके हस्बैंड का, क्योंकि वो मैन है, वो उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उनकी टॉर्चर की वजह से वो कमजोर हैं, वीक हो चुकी हैं, उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, और उनके हाथ में जो वेडिंग रिंग है वो भी उन्हें एक बर्डन लग रहा है, क्योंकि वो डरती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो अंकल हैं उनको उनका एम्ब्रॉयडरी करना भी नहीं पसंद है, इसलिए आंटी डर भी रही हैं, खौफ में जीती हैं। आइए दोस्तों डिटेल में समझ लेते हैं। कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। आंट एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव, डिजाइन या पैटर्न है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसके ऊपर। एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स मूविंग फ्रीली, ऐसे टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जहां पे एनर्जेटिक टाइगर्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। एक्चुअली वो क्या है, वो उनके थॉट्स हैं, वो उनके डिजायर्स हैं, वो उनका एम्बिशन है, वो चाहती थी ऐसी लाइफ जीना। लिविंग लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस मतलब कि खुद को सबमिट कर दिया है उन्होंने, झुक के, और अपने आप की सारी चीजें त्याग कर अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, तो वो दबी कुचली गई हैं, तो वो ऐसी लाइफ उन्होंने जी हमारी आंटी ने। हर फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर, उनके हाथ कांपते हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। वेडिंग रिंग रिमाइंड्स हर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड, जो वेडिंग रिंग है वो रिमाइंड कर रही है उनके डोमिनेंस का, जो उनके हस्बैंड का। अब इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है कि जो वो वेडिंग रिंग है उसका वेट क्या वैसे बहुत भारी है, वो किस वेट की बात हो रही है? वो इमोशनल वेट की बात हो रही है। इमोशनल वेट, किस चीज का इमोशनल वेट? वो जो बर्डन है, वो जो डोमिनेंस है, वो जो टॉर्चर है उनके हस्बैंड का, वो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी उस वक्त प्रिवेल कर रही थी, वो उसको दर्शाती है, उसको सिंबलाइज करता है वो वेडिंग रिंग। ठीक है, वो बर्डन दिखता है। ऑन हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर फिंगर, टाइगर्स कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉरएवर। और वो रिंग तब भी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई लड़की मर भी जाती है ना, तो भी ना उसको यही कहा जाता है कि उसकी पत्नी थी, उसकी खुद की पहचान तो खत्म हुई भी होती है। मरते दम तक, मरने के बाद भी उसकी पहचान उसके पति से, उसके आदमी से ही जोड़ी जाती है, यानी उसकी शादी नहीं टूटती है तब भी। वो जो वेडिंग रिंग है, वो जो बर्डन है, वो तब भी उसके साथ ही रहता है। तो यहाँ पे आज़ादी की बात हुई है, यहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ पे जिस तरह से टाइगर्स फ्रीली घूमते हैं
वो आंट जेनिफर को नहीं मिला है, एक लेडी को नहीं मिलता है, एक औरत को नहीं मिलता है, उसको दिखाने की कोशिश की है हमारी जो पोइट हैं, फेमिनिस्ट पोइट है। क्या नाम था इनका, क्या नाम था? अच्छा, पेब्लो नेरूदा किसका नाम था? अच्छा, जॉन और कुछ कीट्स भी तो याद आ रहा है मुझे कीट्स भी कोई याद आ रहा है। मुझे बताओ ना, इनके नाम लिखो, अभी लिख दो कमेंट में, तुम्हें याद रह जाएंगे। मैं चला आगे। आइए इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या यूज हुआ है? फा फा प प स आ जाते हैं। मेटाफर कौन कौन सा यूज हुआ है? ब्राइट टोपर्स, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपर्स मैंने बता दिया पीले कलर का होता है, इसलिए इसको दिखाया गया है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट के लिए दिखाया गया है। रेपिटेशन बार बार दे का हुआ है। इमेजरी ब्राइट टोपास की है और सारी ही इमेजरी होती है, तो इमेजरी में तो आसानी ये रहती है। राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। शाहरुख खान बन जाओ, वही वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, एक ये क्वेश्चन बनता है कि वो जो आंट जेनिफर टाइगर्स के जो टाइगर्स हैं वो किस चीज को दिखाते हैं? तो फ्रीडम को दिखाते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, जब वो डेड हो जाएंगी, तो उनके टाइगर्स क्या करेंगे? तो तब भी फ्रीली मूव करेंगे। और वो टाइगर्स बेसिकली क्या है? वो उनके थॉट्स हैं जो कभी मर नहीं सकते हैं। मेन क्वेश्चन तो बार बार वही रहता है कि जो रिंग है, वो जो वेडिंग रिंग है, वो किस चीज को दिखा रही है? वो इमोशनल बर्डन है, टॉर्चर को शो करती है। और वो टॉर्चर जो उनको मरते दम तक फेस करना पड़ता है और वो खत्म नहीं होता, वो तब भी उनके पास ही रहेगा, उनके साथ ही रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको क्या दिखाना है? सबमिसिवनेस एक वर्ड है जो बार बार यूज करना है, फ्रीडम और क्या क्या, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होंगे। जो समरी मैंने आपको बताई उसी से क्वेश्चन बनेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी नोटबुक के अंदर अभी इससे रिलेटेड जो भी लाइंस अभी मैंने आपको बताई हैं, जो वर्ड्स आपको याद कराएं, उन्हें सोचो, रिवाइंड करो, लिखो और लिखो, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके PYQs आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। हमारी नेक्स्ट पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब इस पोएम के राइटर का नाम ना बड़े आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही है जो क्लास 10th में ना वो छोटी छोटी सी पोएम लिखते थे। अब यहां पर इन्होंने सारा बदला ले लिया, सबसे बड़ी पोएम तुम्हारी यही है भाई, इससे बड़ी पोएम तो कहीं की किसी की है ही नहीं, ठीक है। पूरी लंबी चौड़ी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अ रोड साइड स्टैंड। अब इसके जैसे नाम से पता चलता है कि रोड साइड के स्टैंड, जो रोड पे जो स्टैंड बने होते हैं, उसमें जो खोमचे उमचे लगा लेते हैं, फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं, उनके दर्द को बयान करती हुई हमारी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। लंबी चौड़ी पोएम है, मेनली इसका क्रक्स पता होना चाहिए। आइए पता करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा हाउस है, छोटा सा घर है, और उस पे ऐसे टीन टब्बर पड़ा हुआ होगा, कुछ इस तरह का घर होगा, छोटी सी शेड डली हुई है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के किनारे पे बना हुआ है, विद द ट्रैफिक स्पीड, जहां से ट्रैफिक जा रहा होता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वोंट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। और वो ये भी नहीं कह रहे कि भाई हमें आप रोटी वोटी दे दो, वो के डॉल ऑफ ब्रेड दे दो, बस वो वहां पे अपना रोजी रोजगार का जो थोड़ा सा जुगाड़ है, वो सामान बेच रहे हैं ताकि हमारे 2 पैसों की अर्निंग हो जाए, वो इसलिए वहां बैठे हैं, आपसे भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हुए। इट वोंट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंगिंग विद इन फ्रेड। बस उन्हें कैश ही चाहिए, कैश फ्लो ही होना चाहिए, यानी आप उनसे कुछ खरीद लो इसलिए बैठे हैं, आपकी भीख लेने नहीं बैठे हुए हैं। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंगिंग द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड और इफ आई एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape mod with the artless paint। अब वो जो चमचमाती गाड़ियां वो निकलती हुई जाती हैं, लेकिन वो सामान के लिए नहीं खरीदती, बल्कि वो कहती हैं कि इस कितना बुरा धब्बा पेंट वेंट किया हुआ है, कितना बुरा लग रहा है ये, वो इस तरह की बातें बनाते हैं। उस तरह के जो शॉप है, छोटे छोटे से जो उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए हैं, उनके बारे में रोड साइड स्टैंड वालों को बुरा बुरा बोलते हैं, जो शहर के बड़े बड़े लोग वहां से गाड़ी लेके गुजरते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन कॉट्स और कुर्क नेक गोल्डन स्कॉच विद सिल्वर वॉट्स। और वहां पे ना जो साइन है, एन जो नॉर्थ का साइन है वो गलत लगा हुआ है, साउथ का साइन गलत लगा हुआ है, इसके बारे में बताते हैं हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और कहते हैं कि उसी रोड साइड स्टैंड पे वो क्या बेच रहे हैं? बेरीज बेच रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सामान बेच रहे हैं भाई, गोल्डन स्क्वैश बेच रहे हैं सिल्वर कॉर्ड्स में, और क्या बेच रहे हैं? बेरीज बेच रहे हैं वुडन कॉर्ड्स में, गोल्डन कलर का उन्होंने निशान लगा रखा है और सिल्वर कलर का निशान लगा रखा है, जो फलों के जो टोकरियां हैं, जो बक्से हैं, उसके ऊपर निशान लगा रखा है, और अच्छे अच्छे बेरीज बेच रहे हैं, स्क्वैश बेच रहे हैं, वो यहाँ पे वो बेच रहा है, ठीक है। गोल्डन स्कॉच विथ सिल्वर कॉट्स और वाइल्ड बेरीज वो बेच रहे हैं। ये फल बता दिए गए, ये फल वो बेच रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से फल है। अ ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। भाई वो कहना चाहते हैं, वो जो वहां से जो पासर बाय है, जो ट्रैफिक वाले जो गुजर रहे हैं गाड़ियां लेके, उनको कहना चाहते हैं कि देखो सामान तो अच्छा बेच रहे हैं यार, ये बेरीज बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वैश बेच रहे हैं, लेकिन तुम लेने वाले तो बनो, तुम ना बहुत ही ना मीन हो गए, बहुत ही मतलबी आदमी हो, सेल्फिश जो ही ना लो रहा, तो यार पैसे ले लो ना यार, क्या दिक्कत है? व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग द हर्ट टू द सीनरी वोंट बी माय कंप्लेंट।
भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों नहीं लेते? और ये जो तुम्हें लगता है ना इससे तुम्हारी सीनरी खराब हो रही है, तुम्हारी जो वहां की सुंदरता है वो खराब हो रही है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो रोजी रोटी तुम्हारे लिए अपने लिए लेके बैठा है तुम्हें बेचने के लिए, तो खरीद क्यों नहीं लेते हो तुम? सो मच एज द ट्रस्टिंग sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. इसमें अब आगे राइटर कहता है कि भाई उन्होंने तो एक विश्वास पे, एक भरोसे पे अपना रोड साइड स्टैंड लगाया था, जहाँ पे उन्हें लगा था कि जो हमने ये जो जैसा कि कहा जाता था कि भाई अपना कोई भी कारोबार शुरू करो तो लोग आएंगे, उन्होंने इस भरोसे पे लगाया था कि हमने कारोबार शुरू किया है, लोग आएंगे, हमसे फल खरीदेंगे और कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, हमारी कमाई होगी। लेकिन ये जो भरोसा था वो भरोसा अब उन्हें तकलीफ देता है। वो उदास हैं कि हमने इस प्रॉमिस पे, ये जो वादा किया जाता है कि ऐसा करो तो तुम्हारा भाई मेहनत करो तो काम सफलता मिलती है, काम करो तो पैसा कमाया जाता है, अब उन्हें उसके ऊपर चोट पड़ रही है। एंड ये वाज द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया जाता है, तस्वीरों में वो देखते हुए आए थे कि मेहनत करो तो फल मिलता है, कोशिश करो तो, या फिर बिजनेस कोई छोटा मोटा स्टार्ट करो तो लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, ये उम्मीद, उनको उम्मीद को यहाँ पे हर्ट हुआ है। फिर आगे ना पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया उन्होंने, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कीपिंग फ्रॉम अस, कि जो पार्टी जो पावर में, जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या जो भी सरकार होती है, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो लोग ना रिस्पॉन्सिबल इन सब चीज़ों के, जिन्होंने जो पैसा है, जो इकोनॉमी है पूरे देश की या शहर की, वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित करके रखी हुई है और इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल कैन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। बाद में कहते हैं कि ऐसा खबरों में सुना गया है कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, इनको ट्रांसफर, इनको ना यहाँ से उठा के लेके जाएगा, इनको कहीं और माइग्रेट कर देंगे, और जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं उनको विलेजेस से उठा के उनको थिएटर या स्टोर के आसपास उनको बसा देंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रेज फॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सू देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। लेकिन ये सारी सब बातें हैं, ये सिर्फ कहावतें हैं, बहाने हैं, सिर्फ कहने के लिए बातें हैं, उन्हें कभी वहाँ नहीं लेके जाया जाएगा, बल्कि उनको ये सपने दिखा दिए जाते हैं कि अब तुम्हें चैन की नींद मिलेगी, जैसे कि पहले शुरुआत से होता आया है एंशिएंट टाइम से, जहाँ पे पहले की भी लोग गरीब पे अत्याचार करते हैं, उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और जो उनके हक का पैसा होता है वो खुद खा जाते हैं। वही अब भी इनके साथ होने वाला है कि इनको सिर्फ सपने दिखाए जाएंगे, इनसे जो प्रॉमिस किए जाएंगे उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा। ये खबरें भी सब झूठी हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। द प्रॉमिस विल नॉट बी डिलीवर्ड. That's it. Okay. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. यहाँ पर राइटर कहता है कि वो जो अपनी खिड़की से देखते हैं कि कोई गाड़ी आके रुकेगी, और ये ना सिर्फ उनकी एक चाइल्डिश एक डिजायर है, एक बचपना ही है। अब तो उसको राइटर को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बचपना ही है और कुछ नहीं है, लोग नहीं रुकेंगे वहां पे, ये सिर्फ सैडनेस है, फिर ये उदासी में बस वो देख रहे होते हैं, वो एक उदासी में जिंदगी जी रहे हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। अब हजारों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, जैसे ब्रेक की आवाज आती है उनको लगता है कि कोई सामान लेने आ जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनसे पैसे पूछते हैं कि इस कितने का बेच रहे हो, या फिर क्या करते हैं, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू वाज द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। ज्यादातर लोग आते हैं, रुकते हैं, सिर्फ उनसे पता पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, गाड़ी को मोड़ते हुए पूछते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, उनसे कोई खरीदता नहीं है, बस अपने फायदे के लिए ही, या सिर्फ प्राइस पूछ के चले जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल एट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट सी। कुछ कहते हैं कि आप गैस बेचते हो तो क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ गैस कहाँ होगी, गरीब आदमी है, इसके पास गैस कहाँ होगी। तो यहाँ राइटर अपना गुस्सा भी दिखा रहा है, यहाँ राइटर अपना गुस्सा दिखा रहा है दोस्त। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कंट्री मनी का मतलब जो विलेजर्स है उनकी जो इनकम है उसके बारे में बात की गई है, जो जितनी इनकम वो कमा रहे हैं ना, उससे उनका कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और जो उनकी आवाज, जो उनकी परेशान है, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन राइटर को दिखता है, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि उनको तो बस इकट्ठा कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो एक बार में ही उनके दर्द को खत्म कर दिया जाए। राइटर का दिल चाहता है, उसका डिजायर है कि वो उनके गरीब लोगों के, रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं, उनके दर्द को खत्म कर दे, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो पहले तो राइटर को मन होता है कि किसी तरह एक झटके में इनकी सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन फिर राइटर जब होश में आता है उसको लगता है ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, और वो बहुत ही अपना दर्द बयान करता है। एंड ही फील्स सो हेल्पलेस कि
वो इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और ऐसा सच कोई सोल्यूशन भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो क्या कि जो शहर के अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो रुके वहाँ, उनसे फल खरीदें, उनको हेल्प करें और उनको इस निगाह से ना देखें, उनको मीगर ना समझें। तो यही पूरी एक पोएम की कहानी है। आइए देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो रोड साइड स्टैंड जैसे पोएम को सोचोगे तो बड़ी पोएम है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या मेनली रोड साइड स्टैंड है, शेड लगा रखा है, सेल कर रहे हैं, क्या फ्रूट सेल कर रहे हैं, वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश को सेल कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पासिंग कार्स हैं या पासर बाय हैं वो अपनी कार्स को स्टॉप करें और परचेज करें, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्लांस कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और वो सिर्फ रेस्ट रूम पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, गैस यानी फ्यूल पूछ रहे हैं, उनसे खरीद नहीं रहे हैं। इतनी कहानी है ना, इतनी कहानी है ना। और क्या हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, फिर राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है लोकल अथॉरिटी वो इसके लिए जिम्मेदार है। डोंट स्टॉप इफ डोंट वांट टू स्पेंड, आप रुको मत अगर आपको खरीदना नहीं है, आप एड्रेस पूछने मत उतरो। ये गुस्सा है राइटर को कि आप गैस का पूछ रहे हो, फ्यूल पूछ रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही, आपको दिख नहीं रहा कुछ। नो प्रॉब्लम विद स्पॉइल्ड लैंडस्केप ड्यू टू शेड, राइटर बार बार कह रहा है कि ही हैज नो प्रॉब्लम इफ दैट शेड इज स्पॉइलिंग योर सीनरी या सीनिक ब्यूटी। अगर आपकी ब्यूटी खराब हो रही तो राइटर को प्रॉब्लम नहीं उन शेड से, क्योंकि वो किसी की रोजी रोटी है। पोएट वांट्स टू चेंज द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, जो भी फार्मर्स विलेजर्स वहां पर हैं वो उनकी लाइफ चेंज करना चाहता है, उसके लिए वो बहुत पेन में है, वो देख के उससे रहा नहीं जा रहा है। ये टोटल कहानी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ राइटर या जो हमारे पोइट है वो विलेजर्स को क्यों बहुत ज्यादा सिंपैथी है, सिंपैथाइज कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत गरीब लोग हैं, दे आर सेलिंग फ्रूट्स, दे आर सेलिंग बेरीज, बट पीपल आर नॉट स्टॉपिंग देयर कार्स। तो ये पूरा इसके अंदर रीजन बता देना, बार बार वही रिपीट होना है। दूसरी बात कि लोग वहां पर रुक रहे तो क्या पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कार्स हैं वो रुक भी रही हैं कि नहीं, और वो रुक क्यों नहीं रही हैं, वो खरीद क्यों नहीं रही हैं, या वो क्या कर रही हैं वहां पे जो कार्स वहां से निकलती हुई जा रही हैं, जो पासर्स बाय, तो बताएं कि दे आर नॉट स्टॉपिंग इफ दे आर स्टॉपिंग। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वहां पे एड्रेस पूछ रहे हैं, फ्यूल पूछ रहे हैं। वो वाली लाइंस आपकी एज इट इज उसमें आ जाएंगी। सर, डियर सर 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 के साथ आई लव यू ऑल, बाय।